खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। केरल में सैलाब ने 14 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया और करीब 250 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केरल के लोगों की मदद के लिए पूरे देश से हाथ आगे बढ़े। देश का कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बॉलीवुड हो, नेता हो या आम आदमी, सबने दिल खोलकर इस मुश्किल घड़ी में सूबे का साथ दिया। न्यूज 18 केरला ने भी लाखों लोगों की मदद के लिए ओपन हार्ट्स ओपन होम्स कैंपेन चलाया तो करीब 250 बेघर लोगों को तमाम लोगों ने अपने घरों में रहने की जगह दी, शेल्टर दिया। कहीं नमाज के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिए गए तो कहीं लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों और फिशरमैन में ही देवदूत नजर आने लगे। अब धीरे धीरे सैलाब का पानी तमाम इलाकों में लगातार कम होता जा रहा है, लोगों को राहत मिल रही है, तो फॉरेन से मदद लेने के नाम पर सियासत का नया दौर चल निकला है। दरअसल यूएई ने केरल को 700 करोड़ की मदद की पेशकश की थी, जिसे मोदी सरकार ने ठुकरा दिया है। केरल की लेफ्ट सरकार इससे नाखुश है। सीएम पिनाराई विजयन का कहना है कि यूएई केरल के लिए दूसरे देश जैसा है, क्योंकि वहां काम करने वाले 30 लाख भारतीयों में 80% केरल से हैं। विवाद इस बात पर भी है कि केरल में अब तक करीब 3000 करोड़ के नुकसान के बाद मांगे गए 2000 करोड़ और दिए जा रहे हैं सिर्फ 600 करोड़। आखिर क्यों केरल में है सैलाब ढलान पर और सियासत उफान पर? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तबाही के बाद जिंदगी की जद्दोजहद। केरल ने मरकज से मांगा 2600 करोड़ का पैकेज। उधर केरल को यूएई से 700 करोड़ की मदद। केरल के लोगों की मदद के लिए उठ रहे दुनिया भर के लोगों के हाथ। मरकजी हुकूमत ने फिलहाल बैरून मुमालिक से मदद न लेने के दे दिए इशारे। केरल सैलाब मुतासिरीन पर आखिर कौन कर रहा है ये सियासत? केरल में सैलाब ढलान पर, सियासत उफान पर। सदी के सबसे खौफनाक सैलाब का सामना कर रहे केरल के लिए मरकजी हुकूमत ने 600 करोड़ की मदद दी, लेकिन मुत्तहदा अरब इमारात के जरिए 700 करोड़ रुपए की इमदाद के बाद मौजूदा हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर आ गई। मरकजी हुकूमत ने बैरून मुमालिक से मदद न लेने के इशारे दे दिए। केरल के लिए कई रियासती हुकूमतें और प्राइवेट इदारे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से भी केरल के लिए 21 करोड़ की रकम के साथ साथ 50 करोड़ का सामान भेजा गया। केरल के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मरकजी हुकूमत से केरला की राहत रसानी और बाज़ाबातकारी के लिए 2600 करोड़ के पैकेज का मुतालबा किया था। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुजारिश की थी कि केरला में आए सैलाब को कौमी आफत करार दिया जाए। केरल राहत के लिए अलॉट रकम को कम करार देते हुए उन्होंने कहा था कि इसे भी बढ़ाया जाए। वहीं हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी महाराज का कहना है कि केरल में सैलाब मुतासिरीन की तभी मदद करें जब वो गौ मांस न खाने का वादा तहरीरी तौर पर लिख कर दे। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर केरल के सैलाब मुतासिरीन को लेकर कौन कर रहा है ऐसी सियासत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सैलाब ढलान पर लेकिन सियासत उफान पर, आज इसी पर होंगे सवाल प्राइम डिबेट में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज सुनीत चोपड़ा साहब मौजूद हैं, सीपीआईएम के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से वो लाइव हैं। तहसीन मुनव्वर साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, वो आज इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ केरल से तिरुवनंतपुरम से सलमान निजामी, जो कि सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो वहां पर रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, वो ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको वो नजर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत साहब भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो भी इस डिबेट का अहम हिस्सा हैं। लेकिन सुनीत चोपड़ा साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि जो यूएई की तरफ से मदद दी जा रही है उसको लेकर एक बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया है। केरल सरकार ये चाह रही है कि भाई ये जो पैसा है ये आना चाहिए, रिलीफ वर्क में लगना चाहिए, लेकिन सेंटर की जो सरकार है वो इसके लिए तैयार नहीं है। आपके हिसाब से अभी ये बातचीत जो है वो कहां तक पहुंच पाई है, और क्या इस बात की कोई उम्मीद जगी है? क्योंकि केरल सरकार कह रही थी, सीएम साहब कह रहे थे कि वो दोबारा बात करेंगे सेंटर से।
कुछ उम्मीद जगी है कि वो पैसा आ पाएगा, इजाजत मिलेगी? उसको आना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान के नागरिकों की जिंदगी दांव पे नहीं रख सकते। हम उनके जिंदा रहने पे सौदा नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि ये पैसा ज्यादातर वो केरला के ही एसोसिएशंस हैं जो दे रही हैं। एक एक अमीरात में $250 मिलियन केरला के मजदूर दे रहे हैं और केरला के कर्मचारी। तो उसमें कौन सी बेइज्जती है? और जो कतर के अमीर हैं उन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया कि आज हम दुनिया के टूरिज्म में नंबर 3 हैं। तो जब इनके घर बर्बाद होंगे तो हम नहीं देंगे। ये तो भाईचारा होता है। और आप जानते हैं कि इस्लाम में भाईचारा कितना जरूरी है। मैं रहा हूं उन एरियाज में, मैं फलस्तीन तक में रहा हूं, यासर अराफात साहब को मिला हूं उधर। मेरा ये कहना है जिस तरह से वो लोग एक ही थाली में से रोटी खाते हैं, ये तो हमारे देश के लिए अच्छी चीजें हैं। ऐसे लोगों से सहयोग लेना यानी आपके हिसाब से ये कोई खैरात नहीं है, ये कहना केरला के लोगों का हक है, क्योंकि 30 लाख भारतीय वहां पर यूएई में रहते हैं और उसमें से 80% तो इंडियन एक केरलाइट है। हक है, बिल्कुल। और जब हक है तो मेरा फर्ज है मुसलमान होते हुए उसको देना। ठीक है नवीन जिंदल साहब, दिक्कत किस बात की है फिर? और ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में ऐसा हुआ नहीं है। पिछली यूपीए सरकार के दौरान भी, हालांकि जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आई तो उस वक्त नहीं लिया गया। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त बाहर से फंड नहीं लिया गया, लेकिन रिलीफ वर्क के दौरान, रिहैबिलिटेशन वर्क के दौरान पैसे बाहर से आए हैं। तो अब कैसी, अब क्या दिक्कत क्या हो गई? अगर कोई ह्यूमन ग्राउंड पर ह्यूमैनिटी के वास्ते देना चाह रहा है कोई देश हमें फंड, वो भी हालात क्या है आपने देख लिया। अभी यूएई में कितने केरल के लोग रहते हैं। अभी समीर भाई जो कम्युनिस्ट के नेता हैं चोपड़ा साहब बता रहे थे कि जो वहां पर रहने वाले केरल के लोग हैं यूएई में वो फंड दे रहे हैं। हाँ। और इस देश में, भारत में कोई भी एनआरआई सीधे तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में जो मर्जी चाहे जितना चाहे फंड दे सकते हैं। किसी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन हम किसी देश से, वो केरल के लोग वहां की सरकार को दे और वो की सरकार हमको दे, ऐसा क्यों? सीधे क्यों नहीं दे देते? अगर मदद करनी है तो उस सरकार को देने की आवश्यकता क्या? आप दीजिए ना मदद। किसने मना किया अपने भाइयों की मदद करने के लिए? हाँ। लेकिन एनआरआई अगर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि आप, जब हम सक्षम है, हमारे देश के हर, आज मैं कहता हूं केवल न्यूज 18 ग्रुप नहीं, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस समय केरल के लिए बिना कोई सरकार से मदद नहीं मांग रही हैं। हाँ। वो खुद अपनी तरफ से इकट्ठे होकर के, कितने सारे राज्यों सरकारों ने, राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन लगा करके सरकार को दे रहे हैं। वो सीधा मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। वो पैसा मत दिया जा रहा है ना, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राजनीति क्यों करना चाहते हैं? हर इशू पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आप किसी देश से खैरात मांगने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आता कि जिस प्रकार से शशि थरूर यूएनओ में जाकर के केरल के लिए कहते हैं कि हमें मदद कर दीजिए, किस अधिकार से जाकर के मदद? नहीं तो अगर यूएई या कतर से इतने सारे पैसे अगर आएंगे, 700 करोड़ रुपए, 100 करोड़ वहां से, अगर मान लीजिए 1000 करोड़ आते हैं तो केरल की भलाई में लगेंगे ना। वो उसमें दिक्कत कहां से हो गई, मैं ये जानना चाहता हूं। भाई आप भलाई, जब देश सक्षम, अभी देश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं हुई है, क्यों सक्षम नहीं है? तो फिर केरल सरकार जो मांग रही है वो दे क्यों नहीं पा रहे? जब केरल में कंजूसी क्यों हो रही है? जब अभी आपने कहा कि केरल के लोग जो हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, स्पेसिफिकली जो उन्होंने बात कही है, हाँ। चोपड़ा साहब ने, वो मदद करना चाहते हैं, तो मदद करें, सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में दे देना, क्या दिक्कत है?
प्रधानमंत्री राहत कोष में दे देना, क्या नहीं, वो तो दे ही रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं, फिर क्या है, वो तो दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार देना चाहती है तो मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि तब दिक्कत क्या है? अभी इन्होंने कहा जब सरकार की मैं बार बार कह रहा हूं भारत सक्षम है। हाँ। भारत को इतना कमजोर मत समझिए, भारत के सब लोग काम कर रहे हैं। तो आपने 2600 करोड़ क्यों नहीं दिए? हमने केरल सरकार ने 2600 करोड़ मांगे थे, जब सरकार 600 करोड़ क्यों दिए गए? समीर भाई, अगर सरकार सक्षम है तो तय कर लीजिए ना आप। अभी तो आज बोल रहे हैं इन्हीं के लोग 2000 करोड़ मांगे, आप कह रहे हो 2600 करोड़ मांगे। हाँ। 600 करोड़ सरकार ने दे दिए। हाँ। इसके अलावा बाकी सरकारें काम नहीं, कर रही हैं। 2000 ठीक है, मैं करेक्ट कर देता हूं, 2000 करोड़ ही मांगे। 600 करोड़ सरकार 2000 करोड़ टोटल जो था लॉस वो 2600 करोड़ का हुआ, जो कि बाद में अब 3000 करोड़ का हो गया। टोटल लॉस जो है केरल का वो 3000 करोड़ का हुआ, आज जिसमें से 2000 करोड़ सरकार ने मांगे, आपने दिए 600 करोड़। क्यों? आप कह रहे हैं सरकार में बाहर से मदद लेंगे नहीं? जब राज्य सरकार है 600 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, सभी हमारी राज्य सरकारें भी पैसा दे रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना पैसा वहां दिया है, भी काम कर रहे हैं उनके लोग, उनके साथी पी रघुनंदन और विशाल, ऐसे कितने सारे साथी हैं जो रिलीफ के अंदर काम करते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। वो मजहब और जात नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। वो अच्छी बात, आज सब लोग मदद कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और सब लोग पैसा दे रहे हैं, तो आप उसको डेवलप करिए ना। केरल को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, फिर इस प्रकार की राजनीति क्यों करना चाहते हैं इस इशू के अंदर कि हमें यूएई से ही पैसा चाहिए, हमें जो है जाकर के यूएनओ से पैसा चाहिए, शशि थरूर वहां जाकर के मांगते हैं। भारत सरकार में कितनी बार आए हैं? एक बार आए क्या? कभी इनके साथ समस्या यही है कि ये जो है कभी मांगेंगे यूएनओ से जाकर मदद, चुनाव जीतना होगा तो पाकिस्तान जाएंगे नेता, वो कहेंगे साहब हमें तो वाजपेयी सरकार ये इस समय दिल्ली में जाकर के मोदी सरकार को हराना है, इसलिए आप हमारी मदद कर दीजिए। इनको पाकिस्तान, यूएनओ और यूएई इसी प्रकार से लोगों से मदद मांगने की आवश्यकता क्यों है हर समय? ठीक है, आप कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है, बाहर से हमें पैसे चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है चोपड़ा साहब, एक एक करके ले लेते हैं, बात कर लेते हैं सबसे। राजपूत साहब, मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे संजय बारू साहब। वो न्यूज 18 पर थोड़े देर पहले लाइव थे और उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार जो थी उसने नेचुरल कैलेमिटी के दौरान कोई मतलब इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पैसे तो नहीं लिए बाहर से, लेकिन बाद में रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए पैसे लिए गए हैं बाहर से। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अगर विदेश से पैसा आ रहा है या बाहर की सरकारें हमें मदद करना चाह रही हैं, तो इसमें दिक्कत कैसी है? इस पर क्या रुख है आपकी पार्टी का? देखिए समीर भाई, सच्चाई यह है कि केरल को और केरल के पुनर्निर्माण को राजनीति से दूर रखा जाए। एक बात, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जो क्रिमिनल के एक बहुत बड़े लॉयर भी हैं, वो क्या नाम पत्रकार भी हैं, उनको सुन रहा था कि पाकिस्तान से, केरल से, यूएई से या कहां से कोई मदद न लें। सच्चाई ये है कि नेचुरल क्लेमिटी जिस वक्त सुनामी आई थी उस वक्त भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि कोई भी पैसा इमीडिएट नहीं लेंगे, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए बाहर के लोग आज भी मदद कर रहे हैं, पहले भी मदद करते थे, आगे भी हमने भी मदद की है। हमने पाकिस्तान तक की मदद की है, बांग्लादेश की मदद की है, अफ्रीकन कंट्रीज की मदद की है। ऐसी बात नहीं है। तो इसको राजनीति से पहली चीज तो अलग रखिए। दूसरी बात, जो यूएई में लगभग यूएई की 10% आबादी जो है वो केरल के लोगों की है। इत्तेहाद एयरलाइंस में केरल के 20% से ज्यादा लोग हैं। अगर वो पैसा देना चाहते हैं तो वो देंगे, ये लोग नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे नवीन जी से करबद्ध होकर के कह रहा हूं कि अगर उन्हें 4000 यूएई से पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी 4000 करोड़ दे देती है, वो तो हम भी कभी भी कह रहे हैं। यूएई सरकार की बात कर रहा हूं मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि रिकंस्ट्रक्शन, मैं सुन लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाले समय में यही लोग अभी जो कह रहे हैं, ये सब अपने लोग अपने शब्दों को खाएंगे। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जब पैसा आएगा, और यही नवीन जी से पूछिएगा कि अब क्यों पैसा लिया। भाई रिकंस्ट्रक्शन की बात दोनों को मिक्स मैच क्यों कर रहे हैं? मैंने कब मना किया? देखो, दो चीजें रिलीफ फंड में भी पैसा आएगा। रिकंस्ट्रक्शन के लिए बार-बार पैसा जो है, रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन बात तो एक ही है ना, दोनों में बात तो विदेश से पैसा लेने की है ना। भाई आज कभी अगर वो मदद करना चाह रहे हैं तो हम लेंगे या नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? राजपूत जी देखो, अभी लगातार बोल रहे हैं ना कि भाई हमने इमीडिएट लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों बोला? अभी तो इमीडिएट की बात हो रही ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि राष्ट्र क्षमा मांगनी पड़ेगी आपको। आखिर मुझे ये बताइए, केरल को क्यों नहीं दे रहे हो? भाई मान लिया शर्म लिहाज का केवल हमारे पास ये है पैमाना, हम ही क्षमा मांगे, आप तो बेशर्म, हम क्यों मांगेंगे? ऐसा मत बोलो भैया। ठीक है,
यानी राजपूत साहब आप ये कह रहे हैं कि इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्षमा तो बाहर से आप ही पैसों को की कोई मांगनी जरूरत पड़ेगी, नहीं है। सर, सत्ता में आप हो। छोड़िए ना, छोड़िए पर्सनल लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। राजपूत साहब आप यही कह रहे हैं ना कि अभी इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बाहर से अगर कोई मदद आ रही है तो वो लेने की हमें कोई जरूरत नहीं, बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों के लिए फिर से आपसे जी इसको समझिए समीर भाई, ये सरकारी नियम है, हमारे भारत सरकार के नियम है कि इमीडिएट रिकंस्ट्रक्शन में सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो हम लेंगे ही लेंगे पैसा, और वो जो मदद आएगी वो हम करेंगे। हमें बर्तन टेंट नहीं चाहिए। ठीक नहीं, सरकार ने ये नहीं किया है सर। नवीन जी एक बार पढ़ के आओ। अरे राजपूत जी छोड़ दीजिए, आप क्या बताएं, किसका बस्ता दे देते हैं आप। ठीक है, चलिए फिर आते हैं। सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तिरुवनंतपुरम में रिलीफ वर्क से जुड़े हुए हैं और कश्मीर को बिलोंग करते हैं। और एक कश्मीरी किस तरह से बकरीद मनाने के लिए केरल गया और वहां पर रिलीफ वर्क में लगा रहा, ये सलमान निजामी से इस पर हम बात करेंगे। सलमान, आप ग्राउंड पर लगातार कई दिनों से मौजूद हैं, वहां रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, क्या आपको ग्राउंड लेवल पर क्या पोजीशन नजर आ रही, अभी कितनी मदद की जरूरत है और लोगों को मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं सैलाब का पानी जो है वो नीचे जा रहा है, राहत लोगों को मिली है, बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन अब जो लोगों की जरूरत है वो पूरी हो पा रही है क्या? देखिए समीर भाई, आपने कश्मीर का जिक्र किया। कश्मीर के 2014 के सैलाब में हमने सैलाब किस तरीके से हमने सफर किया, उसी का एहसास हमें हुआ कि जिस तरीके से हमने कश्मीर में सफर किया 2014 में, वैसे ही हमें केरला में उससे खराब हालत दिखी मुझे, क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूं। ये मेरे साथी जो हैं दिल्ली में बैठ के भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम जो हैं जमीनी सतह आपको बता रहे हैं। यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, सरकार किसी और की है, लेकिन जो लोग यहां सामने आ रहे हैं वो बगैर पॉलिटिक्स के, बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, एक इंसानियत के लिहाज से केरला के लोगों की मदद कर रहे हैं। कश्मीर में जब मामला सैलाब का आया और लोगों को एड देने की बात आई तो तब भी फॉरेन एड जो है भाजपा ने रुका दी। और आज केरला के लोग जो हैं, अगर आप जमीनी सतह पे देखेंगे, हिंदुस्तान का चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग एक होके अपनी कैपेसिटी में लोगों की जानें बचा रहे हैं। और इसमें जो वॉलंटियर्स हैं, हमारी टीम के जो वॉलंटियर्स थे, उनको वो जख्मी हुए हैं। सरकार जो है, जो एड इन्होंने रोकी है, यहां तो मैं आपको ऐसे हादसे दिखाऊंगा जहां प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उन्होंने डिलीवरियां जो हैं वो पानी में की हैं, सैलाब में की हैं, कोई मेडिकल एड नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वहां नहीं है। और हमने ऐसे हालात देखे हैं जहां 4-4 दिन जो हैं लोग भूखे और प्यासे रहे हैं। अब जो सरकार जो है इस तरीके से जुल्म कर रही है, सरकार का फर्ज था विद इन नो टाइम, क्योंकि ये पैसा जो है ये किसी की जागीर नहीं है, ये पैसा हिंदुस्तान के नागरिकों का पैसा है, जो टैक्स पेयर्स की मनी सरकार ने इस वक्त अपने कब्जे में रखी है, उसको रिलीज किया जाए। अगर आप फॉरेन एड को बंद कर रहे हैं तो यहां से आप एक और चैनल दिखाइए ना कि आप पूरा जो डिमांड है चीफ मिनिस्टर की उसको पूरा करिए। यहां लोग भूखे मर रहे हैं, लोग यहां कोची एयरपोर्ट बंद है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहां एड मिल नहीं रही है। जो लोग यहां काम करना चाहते हैं, आप एयर फेयर देखिए, 10 से 20 हजार की टिकट्स अवेलेबल है, ट्रेन रुकी हुई है, लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां लोगों को इमदाद की जरूरत है, एड की जरूरत है। और ये राजनीति कर रहे हैं इस वक्त लोगों को की जानें बचाने की जरूरत है। जो लोग भूखे प्यासे हैं, जो माएं जो हैं, नवीन ऐसे ही 2 और गेस्ट बैठे हुए हैं। हम महिलाओं के पास नहीं है। निजामी साहब, और ये तो एक जुल्म सेकंड हुआ। बता दीजिए, क्या आप इस वक्त क्योंकि आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हिंदू आप मुस्लिम कह रहे हैं सरकार इस वक्त लगातार भाजपा को कोस रहे हैं। हम मुसलमान आरएसएस के हैं, लोगों हिंदू हैं, कोई में पार्टी वीर से जुड़े रघुनंदन विशाल हम सहित एक कितने लोगों ने इंसानियत अपने के प्राणों की लिहाज आहुति दे दी। लोगों की आपके मदद पास कर जानकारी रहे हैं। है, इस वो वक्त लगातार पॉलिटिक्स काम कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो सरकार ने
भाजपा ने रोक दी, भाजपा ने क्या रोकी? अभी आपके ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सरकार को इमीडिएट रिलीफ किसी भी देश से लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उसी के नेता हैं, रोकना चाहिए दूसरे को, दूसरा बदनाम करेगा। आप कम से कम बदनाम मत करिए, 10 सेकंड आपने राजनीति मत करिए केरल में बैठ करके। ठीक है, बर्दाश्त कर रहे हैं। सहगल साहब, आपके जो सहगल साहब, वहां पर ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, ग्राउंड पर क्या हालात है, ये सलमान बता रहे हैं और लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से अभी भी लोग परेशान हाल हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या इन मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि जब इस तरह से फंड्स की बात होती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हमें 2000 करोड़ चाहिए, मिले हैं 600 करोड़, तो फिर दिक्कत होती है क्या ऑन द ग्राउंड? जो लोग रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं उनके लिए भी दिक्कतें पेश आती हैं। देखो, ग्राउंड में बड़ी जबरदस्त दिक्कत है। रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन कंकरेंटली हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत कुछ कंकरेंटली हो सकता है। बड़ी दुख की बात है कि इसमें राजनीति लाई जा रही है, हम अपने ईगो के शिकार बन रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की ईगो की आवश्यकता नहीं। लोगों की जिंदगी वास्तव में बहुत ही जबरदस्त डिफिकल्टी में है। ऐसे अपनी सर्विस के दौरान ऐसे अनेकों केसेस में मैं इन्वॉल्व हुआ हूं जहां पे आपदा जमीन पे बहुत जबरदस्त है। वास्तव में दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं उनको एक आयोटा भी नहीं मालूम कि ग्राउंड में सिचुएशन क्या है। इसलिए जहां से जितना पैसा मिल रहा है, अगर बिना किसी कंडीशंस के, बिना किसी शर्तों के, और इसमें कोई सिक्योरिटी इंप्लीकेशन नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी विचारों को दोबारा उसको देखना पड़ेगा। बड़ा लाजमी है कि जहां से भी पैसा मिल रहा है उसको लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हर प्रकार का रिलीफ लोगों को दिया जाए, जल्दी से जल्दी उनकी जो जिंदगी है उसको दोबारा बहाल कर सके। कई हजार किलोमीटर तो रोड्स नष्ट हो गई हैं। आपको बहुत बड़ा पैसा लगेगा। 38 जगह पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते, कनेक्टिविटी नहीं है। ब्रिजेस बड़ी टूट गई हैं। आप टेम्परेरी ब्रिजेस बना रहे हैं, उनको परमानेंट ब्रिजेस बनाना पड़ेगा। अनेकों एयरपोर्ट्स आपके डिसफंक्शनल हैं, रेलवे लाइंस आपकी डिसफंक्शनल है, टेलीकम्युनिकेशन आपकी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये अगर पैसा है तो ऑल दीज कैन बी कंकरेंटली एड्रेस। हम क्यों कह रहे हैं कि हम एक चीज को पहले करेंगे, दूसरा रिहेबिलिटेशन बाद में करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे? व्हाई कांट वी यही बात कंकरेंटली, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों की जिंदगी में। केरल के लोगों के भी समझ में नहीं आ रही कि इसमें कंडीशंस कैसी। तहसीन मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन साहब, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो सहगल साहब जो बात कर रहे हैं कि विदाउट एनी कंडीशन अगर रिलीफ वर्क के लिए पैसा आ रहा है तो वो लगना चाहिए ग्राउंड पर? हम क्यों इंतजार करें कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए तो हम लेंगे, अभी नहीं लेंगे? नहीं, देखिए सहगल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। दो चीजें हैं, एक ग्राउंड रियलिटी है और एक ग्राउंड से बाहर की चीजें हैं। जो सलमान बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या कंडीशन है, वही सहगल साहब भी बता रहे हैं कि उस वक्त हालात वहां पर कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं टीवी स्क्रीन पर केरला के लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं तो उनकी स्पिरिट जो है वो जिंदा है। वो आज भी पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। केरल में हमारे जो एसिस्टेंट एडिटर हैं न्यूज 18 केरला के संतोष नायर, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज की तारीख में केरल में मैथ्यू, माधवन और मूसा तीनों साथ खड़े हुए हैं। बेशक। तो ये जो बात है, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही। अभी जो शुरुआत में सीपीआई के चोपड़ा साहब बता रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं पता क्यों मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल किया। यूएई हिंदुस्तान में केरल एक जगह है जहां के बहुत सारे लोग उनके मुल्क में हैं, या कतर में या दुबई में, उनके वो उन्होंने ये कहा कि वी आर विद केरलाइट्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुसलमानों के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो शुरू से इस पर काम कर रही है। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अवाम जो है वो इसको इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। मैं छोटी सी कॉलोनी में रहता हूं, वहां एक साहब जो है उन्होंने अपने ग्रुप में डाला कि मैं पैरासीटामोल, सैनिटरी नैपकिन्स, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा दवाइयां हैं जो एक्सपायर नहीं हुई हैं वो लेकर आ जाइए। मैं जो है नीचे बैडमिंटन कोर्ट में वेट करूंगा 7 से 8, और वो एक मेरे दोस्त जा रहे हैं, उनके साथ में सामान भेज दूंगा। सही बात। आप देखिए बारिश होने लगी, वो शख्स बारिश में बैठे हुए वेट करते रहे, लोगों ने उनके तक सामान पहुंचाया जिस तरह भी पहुंचाना है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ न्यूज 18 केरला ने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई और उन्होंने एक प्रोग्राम किया, ओपन योर हार्ट्स, ओपन योर होम्स, कि भाई जिनके पास घर बड़े हैं, लोगों बेघर हो चुके हैं, वो अपने घरों के दरवाजे और अपने दिलों के दरवाजे खोल दें।
और उस वक्त भी किसी ने देखा नहीं। 250 से ज्यादा लोगों को लोगों ने अपने घरों में पनाह दी और किसी का रिलीजन नहीं पूछा। यही हिंदुस्तान की खासियत है, यही हमारी तहजीब है। समीर, उसमें एक और बात यह है कि आधे घंटे का प्रोग्राम था, उसको उन्हें बढ़ाना पड़ा, 1.5 घंटे प्रोग्राम को बढ़ाया उन्होंने, उसमें 110 से ज्यादा कॉल्स आई और यह सिलसिला जारी है। आप देखेंगे अखबारात में भी आ रहा है, खबरों में भी आ रहा है। हमने भी अभी आधे घंटे पहले, आप अगर खास बात इंडिया देख रहे होंगे, उसमें भी बताया कि किस तरह ईद पर नमाज नहीं हो पा रही थी, मस्जिदों में पानी भरा हुआ था तो मंदिर के दरवाजे खोले गए। सिमिलरली आप देखेंगे कि मालापुरम में वहां पर मस्जिदों ने जो है लोगों को एक राहत कैंप के तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ और वहां पे बहुत सारी फैमिलीज उसमें रह रही हैं और उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो वहां पे केरला के लोगों की स्पिरिट जिंदा है और वही जिंदा रहनी चाहिए। ये सियासत आप देखेंगे, ऐसी सियासत बिहार में भी हुई थी जब गुजरात से फंड आया था और एक वजीर आला ने मना कर दिया था, बाद में उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो सियासतदान अपनी सियासत करेंगे, लेकिन जो इंसान है उसको इंसान से जुड़ना होगा। बिल्कुल, रिलीफ फंड्स पर सियासत जो है वो पूरी तरह से गैर जरूरी है, नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी और तमाम सवाल हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई 40 बांधों के दरवाजे क्यों खोल दिए गए? जो चेतावनी जारी करनी चाहिए थी, वार्निंग्स देनी चाहिए थी, वो लोगों को नहीं दी गई, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, हालात बहुत ज्यादा खराब हुए। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं तमाम सवालों के साथ लौटते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। तो केरल में सैलाब ढलान पर, लेकिन सियासत उफान पर क्यों? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीत चोपड़ा साहब, एक बात जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं वो ये भी उठा रहे हैं कि सरकार को दरअसल अंदाजा ही नहीं था कि बांधों के गेट खोलने का नतीजा क्या हो सकता है। जो ग्राउंड पर जो ग्राउंड रियलिटी थी उसके बारे में अंदाजा नहीं था, उसके बारे में सरकार को पता नहीं था, इसलिए 44 बांधों के गेट खोले गए बिना वार्निंग के, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा बदतर हुए। और इस बात को वहां पर विधानसभा में भी बार बार उठाया जा रहा है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी इस बात को बार बार उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक खामी हुई है, लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा आम लोगों ने भुगता? नहीं, मैंने सारा स्टडी किया और मैं आपको बता देता हूं, ये समाचार हमारी सरकार को हैदराबाद से मिल गए थे, केंद्रीय सरकार उसने इंफॉर्मेशन केरला स्टेट को भेजा नहीं। जब उनसे पूछा गया कि ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं भेजा गया, तो उनका जवाब था केरला ने हमसे पूछा नहीं। क्या केरला पूछेगा या आप जिनके पास इंफॉर्मेशन है? दूसरी चीज, अगर उन बांधों तो 44 बांधों के गेट खोलना, 44 बांधों से पानी छोड़ने का फैसला तो केरल की सरकार का था ना? या वो भी आपकी सरकार का फैसला नहीं था? एक दिन में नहीं, सॉरी, नहीं, एक दिन में नहीं खोले गए थे, अलग अलग दिनों में जैसे जैसे पानी भरता रहा खोले तो गए ना। दूसरी चीज ये थी, नहीं तो उनको पहले वार्निंग होती, तो क्योंकि पानी ज्यादा रखा हुआ था, क्योंकि आम तौर पे केरला में 3 साल से सूखा था, तो लोगों को चिंता थी कि खेती कैसे होगी। तो उस परिस्थिति में अगर उनको वार्निंग मिल जाती हैदराबाद से, तो ये मामला बहुत आसान हो जाता। चोपड़ा साहब, मुझे लगता है आप अपनी जिम्मेदारी को हैदराबाद पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। वार्निंग दी, सीधी बात तो ये है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर आप 44 बांधों के गेट खोलने का, पानी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, तो कौन कौन से इलाके इफेक्टेड होंगे, इसकी जानकारी तो होगी आपके पास, या सरकार के पास नहीं थी? और अगर आपके पास नहीं थी जानकारी, तो फिर तो आपको ये कदम उठाना ही नहीं था। जानकारी कर लेते, नॉलेज ले लेते, उसके बाद कदम उठाते। अगर आप नहीं, आपने मुसीबत में छोड़ दिया ना, 10 गुना ज्यादा नुकसान इन तमाम इलाकों के लोगों के लिए। अगर आप नहीं खोलते तो 10 गुना मुसीबत ज्यादा होती। आप प्लीज चेक कर लो। तीसरी चीज, जो अंतिम चीज मैं कहना चाह रहा हूं,
इंफॉर्मेशन दी गई थी। दूर दराज इलाकों में हो सकता है ना पहुंची हो, लेकिन इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन टाइम एंड बिफोर। ये मुझे मालूम है। मैं जो मुख्य चीज जिस पे बात होनी चाहिए वो मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार के नियम हैं आपदा के, उसमें कहीं भी ये नहीं है कि आप बाहर से पैसा नहीं ले सकते। और जो पैसा दिया गया है 1500 करोड़ आपने एक मूर्ति के लिए महाराष्ट्र में दे दिए और केरला को 600 करोड़, ये क्या है? ठीक मेरे को तो समझ नहीं आती है क्या। आप समझ ठीक नहीं है। सकते। आखिर नवीन हम लोग कुल मिलाकर देखिए बात ये दूसरे है, के भाई हैं। कहने की कोशिश ये वो कर रहे हैं कि भाई प्रायोरिटीज तो तय करनी पड़ेगी ना। लोगों की जान तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिहेबिलिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त केरल के लोग जिस मुसीबत में, उनको उस मुसीबत से निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सही कह रहे हैं समीर वो भाई, कह रहे हैं मुझे- आपकी प्रायोरिटीज हाँ, जो है मैं- वो अलग नजर आ रही है। मैं वही आपकी बात को आगे उसके बाद आप पूरी बहस जो, कर लीजिए, इंक्वायरी केरला कर में, लीजिए। चोपड़ा साहब सुनिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बार बार चोपड़ा साहब ये कह रहे हैं कि मतलब हम समझ रहे हैं जो, क्योंकि वो ना समझ है या फिर उनकी सरकार भी ना समझ है, लेकिन हम उनकी बात समझ रहे हैं। चोपड़ा साहब ऐसा कहना चाहते हैं। मैं चोपड़ा साहब आपको फिर दुरुस्त करता हूं और आपके माध्यम से देश विदेश के इस समय जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बताता हूं कि आपसे निवेदन है, आप केरल सरकार में जो भी एनआरआई मदद करना चाहता है वो बिल्कुल करे। एनआरआई सीधा मुख्यमंत्री राहत कोष या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष में जितना चाहे उतना पैसा दे पर तो कोई सकता रोक ही नहीं है, है। उस पर कोई रोक नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी धर्म मजहब कोई भी एनआरआई हो उसमें ये भी मत देखिए। और मुख्यमंत्री को दीजिए, प्रधानमंत्री को दीजिए, जिसको आपका मन करे उसको दीजिए। और वहां वो स्वाभाविक तौर पे राज्य का मुखिया चीफ मिनिस्टर है तो वो उसी प्रकार से राज्य के सभी बिना कोई भेदभाव करे सभी क्षेत्र के विकास में खर्च करेंगे। पहले एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, उन्होंने अभी एक बात कही चोपड़ा साहब ने कि हैदराबाद में, मैं बेशक मानता हूं हैदराबाद में हमारी सरकार नहीं, चाहे तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, हैदराबाद के दोनों राज्यों में जो की राजधानी है, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी पड़ोसी राज्य को पानी बढ़ने की जानकारी ना दे। वो ऑनलाइन ज्यादा टीवी चैनल दिखा रहे थे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश बढ़ रही है, वहां पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या उस समय केरल की सरकारों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी? नजर नहीं आया? उसका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा था, उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा था, उसको नजर नहीं आ रहा था उसके पड़ोसी राज्यों में पानी बढ़ रहा है तो वो कहां जाएगा? आपने 44 बांध एक साथ खोल दिया, आपने जाना नहीं किसी प्रकार से पानी कहां जाएगा। पूरे केरल में त्राहिमाम हो गई, पूरा केरल बर्बाद हो गया। इसकी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप दूसरे पर डाल दो, अपने साथियों को ऊपर डाल दोगे। कम से कम ऐसी राजनीति मत करिए। चोपड़ा साहब सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मुझे निवेदन है कम से कम सुन तो लीजिए भैया। आपके माध्यम से आप ही के राज्य के लिए, वो राज्य हमारा हिस्सा है देश का, उसके विषय में बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। इसका राज्य की सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, केंद्रीय सरकार का इंस्टीट्यूट है, आज उसको कहना चाहिए था। स्वयंसेवी संगठन, चाहे वो मैं कहता हूं किसी मजहब किसी दल कहीं के भी होंगे, बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें हैं जो कि जिसके लोग कभी केरल नहीं गए होंगे, जिन्होंने कभी केरल नहीं देखा होगा, वो भी आगे बढ़ करके मदद करने में लगा है। बहुत सारे संगठन लगे। मैं एक और लेकिन सहगल साहब ने जो बात कही आपने उसका साथ सबकी बातों का आप जवाब दे रहे हैं, वो भी दूंगा। आप भी बस सियासी बातों का जवाब सियासी नहीं दे रहा हूं, मैं तो वो बता रहा हूं लोगों की मदद। नवीन सहगल साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात कही ना, उन्होंने कहा कि ऐसे में कंडीशन आपको लगानी ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं वो भी उसका क्यों कंडीशन लगानी? जो पैसा आ रहा है मदद के लिए इस्तेमाल कीजिए। भाई सुन लीजिए, सरकार बिल्कुल पॉलिसी का जवाब देता हूं, लेकिन चोपड़ा साहब सुनिए, हम जो बता रहे हैं ग्लोबल इंडियन एक फाउंडेशन संस्था है जी, जो एनडीआरएफ के साथ मिलकर डिजास्टर मैं सुन रहा हूं में काम करती है। चोपड़ा साहब सुनिए, मैं आप इसको जानकारी होगी आपको बता देता हूं। उन्होंने किशोर मुनियाल है मुंबई से, और धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से, ललित अग्रवाल जम्मू से, और टीपी सिंह जोशन दिल्ली से बड़ी मात्रा के अंदर दवाइयों के ट्रक लेकर के, क्योंकि आने वाले समय में केरल में दवाइयों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ी, और दवाइयां वो जिसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 3 महीने से ज्यादा हो, उसको लेकर के वहां जा रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। दूसरा, आपने कहा कंडीशन क्यों लगाई? किसी हमारे देश के अंदर चाहे 2007 हो या आज हो, अभी खुद
मेरे मित्र वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं राजपूत साहब बोल रहे थे कि सरकार इनको इमीडिएट रिलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है, रिहेबिलिटेशन के लिए जब सरकारें आती हैं तो मदद करती हैं, विदेशों की मदद करती हैं। जब वो खुद बता रहे हैं तो इसमें कहने की आवश्यकता है सरकार नहीं, वो उनके बताने से नहीं, आप सरकार तो सत्ता में है ना, फैसला तो आपको करना है। सरकार ने आपको ग्राउंड रियलिटी देखते हुए, हकीकत जानते हुए फैसला तो आपको करना है कि आपको मदद लेनी है या नहीं लेनी। मतलब जब हमारी कोई भी देश की सरकार, आपने इनकार कर दिया अभी फिलहाल, भाई कोई भी देश की सरकार हो वो इमीडिएट रिलीफ नहीं लेती है। हमने भी वही किया है, साफ इनकार किया है, सक्षम है इस अपनी ताकत दिखाने के लिए। आज देश का हर आदमी खड़ा है, ठीक है, हो गई उसकी तरफ खड़ा है जो 125 करोड़ हो गई बात, जिसने पूरी हो गई देखा उसके लिए भी खड़ा है। राजपूत आप साहब, इसमें राजनीति मत करिए, आप के बावजूद खड़ा है, ठीक है, आपके लोगों ने तो ये कहा था, झूठ मत बोलिए आप, नवीन की बातों से इत्तेफाक रखते राजपूत साहब, आप जो यूपीए सरकार ने किया वही मोदी सरकार भी कर रही है, कुछ अलग नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या बात करते हैं आरएसएस के लोग वहां पे तो प्राणों क्या होती दे रहे हैं, क्या बात करते हैं चोपड़ा साहब, आपको राजनीति करनी है हर जगह पर। अच्छा, वहां लोग मर रहे हैं, हमारे लोग सेवा कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम देख रहे नवीन हैं। सिर्फ आप ही बोलेंगे, ऐसा क्या बोल रहे हैं, जो जिससे सवाल पूछा गया वही जवाब देना। चोपड़ा साहब क्या बोल रहे हैं, ठीक है राजपूत साहब, पढ़िए, चोपड़ा साहब नफरत फैला रहे हैं, प्लीज कभी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ इंतजार। बीफ के नाम पे राजपूत साहब आपसे सवाल, अरे सलमान साहब आप केरल में होकर कैसी बातें करेंगे, अभी आप अगर आपका शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुझे बोलने वीडियो तो जहाँ दीजिए। लोग अब क्या बात आप कर रहे हैं? भारत माता की जय बोलते नफरत फैला रहे हैं, हैं, भारत माता की जय प्लीज ऐसा बोलते ना हैं। करें, ऐसा ना बोलेंगे करें। क्या बोल रहे हैं, नफरत जब फैला रहे हैं? आप वहाँ एक सेवा कर रहे हैं, देश की रुक रहे हैं, महिला दूसरा की तरीका मदद हमारे पास करेंगे, ये कि हम सबका उसकी सबकी डिलीवरी आवाज बंद पानी कर दें, के जिससे बीच में क्वेश्चन होती पूछा है, जाए और उसी की आवाज उसको आप आए। मदद क्या नहीं पहुंचा सवाल रहे बोल रहे हैं हैं। और कि यहाँ लेकिन से ये आगे डेकोरम आप बढ़ने सभी को के लिए बना के रखना है कि जिससे सवाल पूछा अरे जाए वही कांग्रेस जवाब। की राजनीति करिए लेकिन झूठ मत फैलाइए। प्लीज सलमान, 1 मिनट में आऊंगा आपके पास। सलमान, नवीन, आप दोनों से गुजारिश है। राजपूत साहब आपसे सवाल था, आप ही जवाब दीजिए। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है समीर भाई, इसको समझना पड़ेगा। पहली चीज, अगर हम किसी बाहर की ताकत को मना करते हैं, बाहर के देश को मना करते हैं, तो हमारी संघीय ताकत ऐसी होनी चाहिए कि अगर राज्य सरकार ने 2,500 करोड़ मांगे हैं तो हम वहां 4,000 करोड़ भेजें। 2,500 करोड़ मांगने के समय पे अगर हम 600 करोड़ भेजेंगे तो निश्चित तौर पर डिससेटिस्फेक्शन होगा। अभी जैसे सहगल साहब ने कहा कि पैसे की आवश्यकता है, हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है, बाकी चीजों की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार किसी भी सूरत में मानवीय त्रासदी से पहली चीज तो यह बता दे कि इसको नेशनल कैलेमिटीज घोषित क्यों नहीं किया। राष्ट्रीय आपदा घोषित करते ही केंद्र सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है सारे के सारे काम को अपने हाथ में लेने में। इसमें इनको क्या आपत्ति है? मोदी जी को क्या आपत्ति है? नवीन भाई को क्या आपत्ति है? जरा इसको बता दें। आपने डिफिकल्ट क्लेमिटीज बोल दिया इसको, चूंकि राज्य सरकार के सर पर आपको रखना है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करते ही केरल सरकार को किसी भी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमीडिएट एनडीआरएफ के फंड खुल जाएंगे। आज की डेट में एसडीआरएफ के फंड हो रहे हैं। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो केंद्र सरकार के अंदर रहता है उसके फंड जा रहे हैं। एनडीआरएफ के फंड आज भी नहीं जा रहे हैं केरल में। इस चीज को देखिए, क्यों नहीं देख रहे? मध्य प्रदेश में भी केरल में भी। अरे वो आप, अरे भाई आप एनडीआरएफ समझ ही नहीं रहे नवीन भाई। 2 मिनट, आप एनडीआरएफ की टीमों की बात कर रहे हैं, मैं रिलीफ फंड की बात कर रहा हूं। आप रिलीफ के फंड माध्यम से को और एनडीआरएफ की टीम को अलग अलग समझिए। नहीं, समीर 2 मिनट चुप रहने दीजिए इनको। जल्दी से समीर जल्दी से 1 मिनट राजपूत चुप साहब। रहने दीजिए प्लीज। मैं कहता हूं, हाँ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में अंतर सीखिए नवीन भाई। इस भाई साहब, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो एनडीआरएफ जो काम कर रही है। नवीन वो है, वो राष्ट्रीय आपदा की बात कर रहे हैं कि नेशनल कैलेमिटी आपने डिक्लेयर नहीं किया जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। रिलीफ फोर्स नहीं है, रिलीफ फंड नहीं है, ठीक। एनडीआरएफ रिस्पांस फोर्स है। वो सहगल साहब को मैं यहाँ बीच में लाना चाहूंगा। एक मिनट, सहगल साहब, अभी जो हालात हैं केरला में जो नजर आ रहे हैं, और अभी जाहिर है बाढ़ का पानी भले ही कम हो गया है, लेकिन दिक्कतें जो हैं अभी बरकरार हैं और अभी न जाने कितने दिन लगेंगे लोगों को उभरने में। आपको लगता है क्या नेशनल कैलेमिटी जिसकी बात कर रहे हैं राजपूत साहब, वो उसका ऐलान हो जाना चाहिए था? हो जाना चाहिए था। पिछले कम से कम 10 साल या 20 से 30 साल में देखो तो इससे बड़ा नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ। बहुत ही बड़ी क्लेमिटी है
पिछले 100 साल में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है स्टेट में। जहां तक वो स्टेट का ताल्लुक है, 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक 250% बारिश हुई। केरला एक कोस्टल रीजन है, एक तरफ घाट्स हैं, दूसरी तरफ समुद्र है। ये जो गेट्स खोले गए, इसका क्या अंजाम था, ये एक ब्लाइंड आदमी को भी समझ आना चाहिए था। स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कहा कि हैदराबाद से इंफॉर्मेशन नहीं आई। आपकी आंखें खुली थी, आप रोज देख रहे थे, टीवी चैनल रिपोर्ट कर रही थी कि पूरी डैम्स पूरी भरती जा रही है। उसके बावजूद भी आपने बिना सोचे समझे एक ही समय बड़े पैमाने पर इनको खोल दिया गेट्स को, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे डैम नहीं टूटता। यू डिडंट हैव टू ओपन ऑल 44 एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आप आहिस्ते आहिस्ते समझ के खोल सकते थे। व्हाई डिड यू हैव टू वेट ऑल दिस टाइम? आपने डैम्स कैसे आहिस्ता आपने डैम्स को खोला जब कंप्लीटली ओवरफ्लो, और मैं आपको कह रहा हूँ नो नॉट टंडन साहब 44 बांधों के गेट खोले गए ना, उसकी वो आप तो बात कह रहे हैं शुरू में कि आपको गेट खोल हैदराबाद से इंफॉर्मेशन नहीं जा सकता था, वो ये बात कर रहे हैं चोपड़ा साहब। एक करके खोले गए थे, 44 एकदम नहीं खोले गए थे। ठीक है, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, हो सकता है कुछ काम की बात ही मिल जाए सुनने को। सुन लीजिए सहगल साहब जो कह रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए। जी सहगल साहब। देखो, ये जो है डैम आपको साफ तौर पे नजर आई थी कि भर रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। इससे पहले कि पूरी भर जाती, ओवरफ्लो हो जाती और डैम को किसी प्रकार का रिस्क होता, स्लुइस गेट्स पहले ही खोलने शुरू कर देने चाहिए थे और उसकी जानकारी लोगों को दे देनी चाहिए थी जो उसके डाउन स्ट्रीम पे थे। आपने बिना लोगों को वार्न किए कि हमको हैदराबाद से ये इंफॉर्मेशन नहीं आई। भैया, एक तरफ तो घाट्स हैं, दूसरी तरफ समुद्र, पानी कहाँ जाएगा? पानी वही जाएगा जहां गया। और लोगों के जो हालात हुए, बहुत बड़े पैमाने पर स्टेट गवर्नमेंट साफ तौर पे जिम्मेदार है। लेकिन जहां तक बिल्कुल लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है, पर जब पानी बैठ जाएगा, बीमारियां फैलता जा रहा है। नहीं सलमान, लापरवाही बड़ी जबरदस्त हुई है। तिरुवनंतपुरम में इस वक्त मौजूद है, सुबह आप कोच्चि में थे, और मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत केरला को किस चीज की है? जो लोग रिलीफ फंड भेज रहे हैं देश भर से, वो भी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे। वहां पर ग्राउंड पर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, किस बात की है, और सरकारें किस तरफ ध्यान दें इस वक्त? देखिए समीर भाई, आपके इसमें बहुत अच्छा लिखा है, केरला नीड्स हेल्प नॉट पॉलिटिक्स। मैं शाबाशी देता हूं आपको कि आपने ये बहुत अच्छा एक स्क्रिप्ट लिखा है कि केरला में इस वक्त हम जमीन पे हैं और किसी भी आदमी जो यहाँ काम कर रहा है, चाहे उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाजपा के लोग काम नहीं कर रहे हैं, शायद वो भी काम कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो इमीडिएट नीड है हर जगह, चाहे रशिया में फ्लड आया, जापान में फ्लड आया, कहीं भी आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको अपने लोगों के साथ खड़े रहना है। और मुझे बहुत एक पहला मुल्क है जहां आज ऐसी लीडरशिप है जो अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं है। हम अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई वो बीफ खाते थे इसलिए वहां सैलाब आया, वो क्यों पैसा कम दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, ये क्या पॉलिटिक्स है? हमारे अंदर पहले इंसानियत आनी चाहिए कि हमें, जब हमने एक प्रेग्नेंट लेडी को रेस्क्यू किया, हमने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमने देखा कि इसकी कोख में एक बच्चा पल रहा है और हमने उसको रेस्क्यू किया। हम ये नहीं देख रहे इस वक्त कि वो केरला में कौन सी सरकार चल रही है। हमें इंसानियत के फर्ज से हमें ये सब देखना है कि लोगों के घर टूट गए हैं, लोग बेघर हैं, रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनको घर बनाने हैं, और इस वक्त 300 से 325 कैजुअलिटीज हुई हैं। आप ये देखिए कि अभी आपको ऑन रिकॉर्ड अभी कुछ ऐसी 70% ऐसी जगह हैं जहां पे लोग रेस्क्यू अभी भी कर रहे हैं, और कितनी कैजुअलिटीज मजीद होंगी वो अभी उसकी कोई नॉलेज नहीं है। 335 आइडेंटिफाई हुआ है और 335 से ज्यादा कितने लोग मरे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब ये गौ माता की बात कर रहे हैं, अरे आप इंसानों को छोड़िए, आप गाय को तो बचाइए। अगर इंसानों को नहीं बचा सकते, गाय के लिए तो हमदर्दी है। उनकी तो मदद मिलाकर केरल के लोगों ने जो स्पिरिट दिखाई, वही कहीं ना कहीं हमारे सियासतदानों को भी दिखानी होगी।
पानी में हिंदू कितनी मुस्लिम बीमारियां पॉलिटिक्स हैं। छोड़कर हमने अभी देखा वहां जैसे पर जो कश्मीर फिशरमैन में हालात खराब हुए जिन्होंने फ्लड के बचाया बाद, लोगों को, अब यहाँ वो जब वापस जो जाने लगे, उनका काफिला जब गुजर रहा था तो बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने अपने पैरों की चप्पलें उतार दी उनकी इज्जत अफजाई के लिए, मतलब देवदूत का दर्जा उन्हें दिया गया। तो कुल मिलाकर यही स्पिरिट कहीं ना कहीं हमारे देश के सियासतदानों को भी दिखानी होगी अगर हालात बेहतर करने। नहीं देखिए, बहुत मदद भी हो रही है। अब जैसे मैं सलमान की बात सुन रहा था, तो अगर वो ये नहीं कहते कि शायद बीजेपी ने भी मदद की, हाँ। तो शायद जो है वो वाकई की है। आप महाराष्ट्र के जो RSS के लोग लगे हुए महाराष्ट्र के वजीर आला जो है फडणवीस, उनकी तरफ से उनके वजीरों ने भी जाके मदद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरला में चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों, सबने मिलजुल के लोगों की मदद की है। वहां के वजीरों ने भी मदद की है, एमएलएज ने भी मदद की है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, वो मुझे जो उम्मीद है वो सिर्फ केरला के लोगों की जो एक स्पिरिट है। आज मैं दिल्ली में आ रहा था, हल्की सी बारिश हुई थी तो पानी इतना भर गया था, हाँ। उसमें से गाड़ी गुजारते हुए कहीं मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम इतने पानी में, इतने ट्रैफिक में, जाम में फंसने के बाद परेशान हो गए हैं। केरला के लोग इस वक्त किस हालत से गुजर रहे हैं, सही बात है। तो यकीनी तौर पर उनको इस वक्त मदद की जरूरत है। और मैं आवाम से भी अपील कर रहा हूं, मुल्क के आवाम से भी, केरला के आवाम से भी, कि जो भी सियासत कर रही है, जो भी सियासी पार्टी है, और आवाम समझ रहे हैं कि कौन सियासत कर रहा है इस मामले में, जो सियासी पार्टी सियासत कर रही हो, अगले इंतखाबात में उनको धूल चटा दे, और तभी ये जो है सियासतें इस तरह के मामलों पे रुकेंगी। आज वहां के आवाम को मदद की जरूरत है, उन्हें सियासत की जरूरत नहीं है। सियासत के लिए बहुत वक्त मिलेगा आपको, सही बात। और जब वक्त आएगा तो आप सियासत करेंगे भी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इस वक्त सियासत की जरूरत नहीं है, केरला के आवाम को आपकी इमदाद की जरूरत है। और वो समझ रहे हैं, और मुल्क के आवाम भी देख रहे हैं कि जब हमारे मुल्क के शहरियों को आप कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो आज वो हमारे भारत का वो हिस्सा परेशान है। तो जब कश्मीर से लोग केरला के लोगों की मदद के लिए पहुंच सकते हैं, तो फिर इस मुल्क के लोगों को सोचना पड़ेगा और उनको केरला के आवाम की मदद के लिए आना पड़ेगा। और जो भी सियासत कर रहा है उसको जो है धूल चटानी होगी, ताकि इस मुल्क के लोगों के आवाम को लोग समझ सके, इन शहरियों को समझ सके कि वो इस तरह की सियासत का साथ नहीं देंगे। इस तरह की सियासत को भी ढलान पर आना होगा। सैलाब का पानी जिस तरह से अब ढलान पर है, वैसे ही इस तरह की सियासत को भी ढलान पर आना होगा। यह कुल मिलाकर मैसेज है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी लोग रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं, केरला पहुंचकर अपना सारा काम धाम छोड़कर, वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं, सियासतदान जो है हमारे मुल्क के, वो इस बात का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। नहीं, वक्त नहीं बचा है नबी। मेरे डॉक्टर भाई वहां जाएं, जो अगर जा सकते हैं वो उसके अंदर मदद करें, चाहे केरल हो चाहे कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग भी जाए, सब लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।